Hello students, welcome to Malika's literature classes. I just hope कि you all are doing well and अब बहुत एग्ज़ाम्स करीब आने वाले हैं, so होपिंग कि आप लोगों ने जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं सब देख लिया होगा एंड अच्छे से समझ में आ गया होगा. बेटा, इफ़ यू विल हैव any queries related to these chapters, please comment me in my comment section. Definitely I'll reply you. So without wasting any time, let's start this poem. And बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है. अब आप हंसोगे कि मैम तो हर पोएम को ब्यूटीफुल कहती हैं. ट्रस्ट मी, जितने भी आपके सिलेबस में पोएम्स या स्टोरीज दी हैं सब सच में काबिल तारीफ़ हैं कि मैं तारीफ़ करते थकती नहीं हूँ. एंड ये भी पोएम एक ऐसे राइटर ने लिखी है हु इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, पैब्लो नेरुडा. आपको पता है सबसे स्पेशल चीज़ इनके अंदर क्या है? नॉर्मली आपको वैसे तो लोग कोट करते हैं. आजकल के इस मॉडर्न जनरेशन में अक्सर क्या किया जाता है कि कोटेशंस हम अक्सर अपडेट करते हैं ट्विटर पे या इंस्टा पे अपने या फेसबुक पे. सो इनके जो राइटिंग्स हैं ना, एज अ कोटेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं. अगर आप पैब्लो नेरुडा के कोट्स अगर आप गूगल आउट करते हो एंड जो भी आपको कोटेशंस मिलेंगे, लाइंस मिलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं. अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग जब कोट करते हैं किसी राइटर को तो उस राइटर का नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि अपना नाम लिख लेते हैं या बिना नाम के लिखते हैं या अननोन लिख लेते हैं. सो उस बेसिकली बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस राइटर ने ये चीज़ लिखी है. बट जब भी आप पैब्लो नेरुडा के कोटेशंस को अगर आप गूगल आउट करोगे सो आपको ऐसे बहुत सारे कोटेशंस मिल जाएंगे जिनको आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. इनकी राइटिंग की सबसे स्पेशल बात क्या है? सिंप्लिसिटी. इतने साधारण तरीके से वो अपनी बातों को लिखते हैं, अपनी पोइट्री को लिखते हैं, और बहुत ही यही इनकी पोएम की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल बात है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं. एंड ही वॉज काइंड ऑफ पैसिफिस्ट. वो बिलीव करते थे पीस, लव, ह्यूमैनिटी पे. एंड ज़्यादातर पैब्लो नेरुडा की जितनी भी पोएम्स लिखी गई है, थीम जो है बेटा वो सबका सिमिलर है, पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी. ही ऑलवेज वॉन्टेड ना कि कोई फाइट ना हो, कोई वॉर ना हो. लिटरली ही गॉट सो डिप्रेस्ड वाइल राइटिंग एनी काइंड ऑफ पोएम. उन्हें ऐसा लगता है किस तरीके से समझा पाए वो लोगों को कि इसका कोई यूज़ नहीं है. आप फाइट करते हो, आप वॉर लड़ते हो एंड विक्ट्री सेलिब्रेट करते हो. किस लिए विक्ट्री सेलिब्रेट करते हो? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है उस वॉर में. सो उन्हें ये चीज़ बहुत खलती थी, बहुत बुरी लगती थी. इस पोएम में बेटा, इस पोएम के ज़रिए उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड को अपील किया है. उन्होंने मैसेज दिया है यूनिवर्सल हार्मनी के बारे में. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन्होंने दो चीज़ों पे बहुत फोकस किया है. द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोस्पेक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ रेट्रोस्पेक्शन. पूरी स्टोरी इसी के अराउंड घूमती है. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस पोइट. जितना मैंने बताया उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि वो नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं लिटरेचर के. और जैसे ही ये अवार्ड अगर किसी को मिला रहता है, इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड ना यार कि कमाल के राइटर होंगे. 1971 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, वो भी लिटरेचर के लिए मिला है. एंड एक और चीज़, वो अपनी पोएम या जो भी राइटिंग्स थे वो ग्रीन पेन का यूज़ किया करते थे, ग्रीन पेन में लिखा करते थे. पर्सनल उनका ये मानना था कि जो ग्रीन कलर है वो सिंबलाइज करता है होप को एंड डिज़ायर को. सो इसीलिए उन्होंने कोई ब्लू, कभी ब्लैक, कोई अदर पेन, अदर इंक का इस्तेमाल नहीं किया, अदर कलर के इंक का. सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर से उन्होंने अपनी सारी राइटिंग्स को लिखा है. एंड पैब्लो नेरुडा का असली जो नाम था बेटा वो था नाफ्टली रिकार्डो रेइस बुसाल्टो. बट उन्होंने अपना पेन नेम रखा पैब्लो नेरुडा एंड बाद में उन्होंने इसी नाम को लीगलाइज कर दिया. सो आज हम उनको पैब्लो नेरुडा के नाम से जानते हैं, ना कि मतलब वो लीगल नाम है, ना कि इनके रियल जो एक्चुअल में पहले का जो एक्स रियल नेम था उससे जानते हैं. ओके. एंड जैसे कि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स.
जैसे कि मैंने बताया कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल हार्मनी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड इंट्रोस्पेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है. Before starting this poem बेटा, let me tell you what is the actual meaning of introduction. क्या कहने का मतलब है इंट्रोस्पेक्शन से और रेट्रोस्पेक्शन से. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स बेटा सोल सर्चिंग. अगर कभी आप शांति से बैठ कर कभी आपने सोचा है कि यार आप हो कौन, आपको करना क्या है ज़िंदगी में, आप एक्चुअल में कैसा फील कर रहे हो, आर यू हैप्पी और नॉट, are you satisfied or content or not. Life is all about mad rush. सब भाग रहे हैं लिटरली. अब मैं कोई ऐसा नहीं बात कर रही हूँ कि लोग दौड़ रहे हैं रेस में, सब भाग रहे हैं. मतलब सुबह उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है, घर आना है, ट्यूशन करना है, ऑफिस वालों को ऑफिस जाना है, काम करना है, घर आना है, ऑफिस का काम करना है, सोना है, उठना है. तो सभी लोग एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं जिसमें ऑल द टाइम 24/7 आपको काम करना है. अगर आप रात में सो भी रहे हो तो वो सुकून वाली नींद नहीं, आपके दिमाग में चलता हुआ अच्छा ओके कल भी ये काम करना है, कैसे करना है, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग. रेस्ट आप नहीं ले रहे हो. जब तक आप जगे हुए हो, जब तक आपका माइंड वर्क कर रहा है, जब तक आप कॉन्शियस फॉर्म में हो, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ भाग रहे हो, दौड़ रहे हो उस मैड रश में. क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप ठहरे सो आप फिर कवर अप नहीं कर पाओगे. बट इट्स नॉट लाइक दिस. अभी पोएम पढ़ेंगे तो पता चलेगा. एंड रेट्रोस्पेक्शन मीन्स बेटा जो भी पास्ट में आपने एक्शन किया है उस चीज़ पर ध्यान देना, अपने पास्ट के एक्शंस को एनालाइज करना कि आपने जो किया है वो राइट था कि रॉन्ग था. ठीक है. सो अब पोएम पढ़ना शुरू करते हैं. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, ट्रस्ट मी. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोएम आपको भी यही फील होगा. आई एम श्योर अबाउट इट. Okay, so let's start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. यहाँ पे पोएट ने 12 नंबर का यूज़ किया है. एंड 12 बहुत सारे सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करता है. द जोडिक साइन जो होते हैं वो 12 होते हैं, मंथ्स जो होते हैं वो 12 होते हैं, ऑन द फेस ऑफ क्लॉक जो नंबर्स होते हैं वो 12 होते हैं. सो इस पूरे ना कि लाइफ का प्रोसेस जो उन्होंने 12 में डिस्क्राइब किया है, सो इसलिए उन्होंने 12 का यूज़ किया है. सो चलो काउंट करते हैं 12 तक, विच मीन्स कि ऑल द टाइम की जो भी ये बात बताने वाले हैं बेटा वो ये बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप ऑल द टाइम फॉलो करो. लेकिन फिर भी उन्होंने कहा यहाँ पे अगर सरफेस मीनिंग की बात करें कि 12 तक काउंट करो एंड देन बहुत शांत हो जाओ, एकदम हिलो मत, कोई मूवमेंट ना करो, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एकदम शांत हो जाओ. कभी ऐसा किया है आपने? चुपचाप अंधेरे में रात में शांति से बैठकर बिना किसी चीज़ के कि पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, करियर कैसे होगा, लाइफ कैसे गुजर रही है, बस शांति से बस सोचो कि आप कहाँ हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो, एंड आर यू हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ लाइफ. तो 12 तक काउंट करते हैं. एंड किस तरीके से उन्होंने बोला है कि स्टिल होते हैं, शांत होते हैं, चुप होते हैं. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा करने की कोशिश करते हैं, इतने शांत हो जाते हैं कि कोई लैंग्वेज का नहीं बोलेंगे. लैंग्वेज यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? बैरियर. आप इस स्टेट से बिलोंग करते, किसी को देखकर हम बता सकते हैं ना कि कौन बंगाली है, कौन असमीज़. नहीं बता सकते हैं ना जब तक कि वो बोलना ना शुरू करें. सो जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं वैसे ही हम डिस्क्रिमिनेट करना शुरू करते हैं, वैसे ही हम अपने बीच में डिफरेंसेस लाना शुरू करते हैं. सो कोई लैंग्वेज ना बोलो ताकि बैरियर ही कोई ना आए. सब एक जैसे दिख रहे हैं एंड कोई ऐसी चीज़ ना करो जिससे पता चले कि आप अलग हो और हम अलग हैं. कोई भी ऐसी चीज़. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. कुछ वक्त तक रुको. 1 सेकेंड यहाँ पे नॉट लिटरली 1 सेकेंड बट कुछ टाइम तक फॉर अ वाइल रुको एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. आर्म सो मच यहाँ पर कि अगर सरफेस मीनिंग की बात करें तो यार इतना ज़्यादा जैसे नहीं होता कि हम अगर शांति से बैठे भी होते तो थोड़ा मोबाइल उठाएंगे, उठेंगे, हाथ हिलाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. कभी शांत से हमारा बॉडी जो है वो नहीं रह सकता. बट अगर हम डीप मीनिंग की बात करें सो लेट्स नॉट फाइट विद ईच अदर. कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल मत करो, ना थप्पड़ से मारो, ना गन का इस्तेमाल करो, ना कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप लोगों को हार्म कर रहे हो.
एंड हार्म कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर हैंड जो बेटा होता है वो क्या सिंबलाइज करता है, पावर सिंबलाइज करता है. सो अपने किसी भी तरह के पावर का यूज़ मत करो. जस्ट कीप स्टिल, डोंट स्पीक, एंड ना ही अपने आर्म्स को मूव करो. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, अचानक से मान लो कि एकदम बिल्कुल रोड पे आर्म्स यहाँ पर नहीं लाना है ना, तो आप कोई भी अब ड्राइव नहीं कर सकते, कुछ चला नहीं सकते, अचानक से पूरी दुनिया खामोश हो जाए. एग्जॉटिक मतलब बेटा कि समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आपने कभी ना फील किया हो, बिल्कुल एकदम न्यू हो, एंड उसको फील करने के बाद आपको लगे कि यू विल फील कंटेंट, आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा महसूस हो. सो इमेजिन करो कि कोई इंजन नहीं, कोई रश नहीं हो रहा है, कहीं गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई फाइट नहीं हो रहा है, सब शांत है. एंड इस शांति में हम सब साथ हैं. अगर हम फाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑल द टाइम कहीं ना कहीं, कहीं बॉम्ब, कहीं कहीं किसी को मारा जा रहा है, मर्डर हो रहा है, किसी ना किसी तरह का क्राइम हो रहा है. सब स्टॉप करो. एंड जैसे हम स्टॉप होंगे, इस दुनिया में हम सब एक साथ होंगे. क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है बेटा, यूनिटी की बात हो रही है. अगर मैं खड़ी हूँ एंड आप खड़े हो एंड एक सेम पोजीशन में, सो हम क्या हैं, बिल्कुल ही कोई डिफरेंस नहीं होगा हमारे में. और यहाँ पर पोइट रिक्वेस्ट, पूरी पोएम बेटा एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में है. बिल्कुल एंगर शो नहीं किया है उन्होंने, कोई ऑर्डर नहीं दिया है, बट रिक्वेस्ट की है. ठीक है ना. लेट्स काउंट. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू फॉलो दैट पर्टिकुलर, जो भी एडवाइस है आप फॉलो करो ना करो, आप पे डिपेंड करेगा. बट उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि कुछ नहीं करते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई बैरियर नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई रश नहीं, कोई फाइट नहीं, और एक अलग तरह की स्ट्रेंजनेस होगी, एक अलग तरीके का सीन होगा जहाँ पर कोई किसी से फाइट नहीं कर रहा है, जहाँ पे कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुँचा रहा है. एंड जब हम इस तरीके से एक साथ होंगे तब ये डिफाइन होगा, दैट सिम्बलाइजेज ह्यूमैनिटी, जहाँ पे हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं. Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. नॉर्मली अगर हम सर्फिस मीनिंग की यहाँ पे बात करते हैं बेटा, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि दो मीनिंग्स होती है हमेशा किसी भी पोएम की या किसी भी स्टोरी की. सो पहले मीनिंग की बात करें तो किस तरीके से जो हम जिस तरह से हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेसिव वे में हम फिशिंग कर रहे हैं, इस वे में कि हम कहीं ऐसा ना हो कि जो फिशरीज़ है वो कोलैप्स हो जाए, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ ना बचे. जैसे कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा है द एलिंग प्लैनेट. हमने हर चीज़ को इतना एक्सेसिव वे में यूज़ किया है कि आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है. डीप मीनिंग की अगर बात करें बेटा, यहाँ पर अगर हम सरफेस मीनिंग की बात करें तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म कर रहे हैं. अगर हम डीप मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या है, फिशरमैन रिप्रेजेंट कर रहा है उन तमाम पावरफुल पर्सन को. एंड यहाँ पे जो वेल्स हैं, जो फिशेस हैं, वो कौन है, वो हैं नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल, पुअर पीपल. तो डोंट हार्म, डोंट एक्सप्लॉइट दोज हु आर बिलो देन यू. हार्म मत करो, अपनी पावर को मत दिखाओ, एक्सप्लॉइट ना करो. एंड जो सेकेंड आपका है लाइन, थर्ड लाइन है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. मीलों में जितना हम काम करते हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस मीनिंग की बात कर रही हूँ, जो माइनिंग हो रही है, सॉल्ट जो कंपनीज हैं, थोड़ी देर के रुके और अपने हाथों को देखिए, कितना इंजर्ड हो गया है ना. कितनी हम इतनी भागती दौड़ती दुनिया में हैं कि जहाँ पे हम खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं. और जब हम थोड़ी देर के लिए रुक कर देखते हैं, अपने हाथों को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कितने टेक केयर करने की ज़रूरत है. ये आपका सरफेस मीनिंग है. डीप मीनिंग की अगर बात करें, या अगर हम ये कहें बेटा कि इस लाइन को लेकर सबके अलग अलग परसेप्शंस रहे हैं, सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहे हैं. और एक इंटरप्रिटेशन अगर ये है कि जस्ट स्टॉप द वर्क, कंटिन्यूसली वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का ख्याल रखो, क्योंकि जब आप देखते हो तो आप कंप्लीटली इंजर्ड हो चुके हो. नाउ टेक रेस्ट फॉर अ वाइल. और दूसरे इंटरप्रिटेशन की बात करें तो बात हो रही है कि अगर आप किसी को हार्म कर रहे हो, किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप इमोशनली खुद को हार्म कर रहे हो. एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप यू विल नॉट रियलाइज, या यू डोंट रियलाइज, बट आफ्टर सम टाइम
कुछ एजेस बाद अब जब आप ध्यान देते हो, रेट्रोस्पेक्ट करते हो, तो आपको पता चलता है कि इनडायरेक्टली आपने खुद को हार्म किया है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपने खुद को हार्म किया है। सो दोनों ही इंटरप्रिटेशन आप लिख सकते हो, दोनों ही गलत नहीं होगा। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है बेटा, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर। ग्रीन वॉर्स मतलब कि जो हम अगेंस्ट नेचर जो वॉर लड़ रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन या एक्स्ट्रा काइंड ऑफ माइनिंग एंड जो फिशरीज, जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है द एलिंग प्लैनेट में, किस तरीके से हम नेचर को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट आज कोविड-19 हमारे बीच में, बिकॉज हमने इतना नेचर को हार्म कर दिया है कि आज नेचर जो है वो रिवेंज में आया है। एंड जब नेचर रिवेंज पर आता है सो ह्यूमन कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इन 6 मंथ में आपको अंदाज़ा लग गया होगा। सो जो नेचर के अगेंस्ट हमने वॉर रेस किया है, प्लस जो वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, एंड जो ह्यूमन के अगेंस्ट हमने वॉर रेस किया, हर जगह हम वॉर, हर जगह जो फाइट है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। एंड ऐसा वॉर बेटा जहाँ पर ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता होता है फाइट करने से पहले, वॉर करने से पहले, कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल डाई एट द एंड, एंड स्टिल कोई विक्ट्री नहीं है यार, उसमें कोई विक्ट्री नहीं है। तो पोइट ने यहाँ पर क्या कहा है, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। जो हम वॉर रेस कर रहे हैं अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट ह्यूमन बींग्स, एंड किल कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कभी कभी खुद अपने अपनों को मार रहे हैं, जस्ट स्टॉप दैट पर्टिकुलर थिंग, जस्ट स्टॉप दैट पर्टिकुलर वॉर एंड पुट क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स मतलब बेटा यहाँ पे सिम्बॉलिकल मीनिंग यूज की गई है, चेंज योर परसेप्शन, अडॉप्ट न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ विच इज फुल ऑफ पीस, लव, ह्यूमैनिटी। चेंज करो अपने बिहेवियर को, एक नयापन लेकर आओ जहाँ पे सिर्फ ह्यूमैनिटी की जगह हो, इंसानियत की जगह हो, अमन की जगह हो, प्यार की जगह हो, कोई नफरत की जगह ना हो, कोई फाइट की जगह ना हो। And walk about with their brothers in the shade doing nothing, and put the clean clothes and walk with each other। यहाँ पे शेड का क्यों यूज हुआ है बेटा, टू प्रोटेक्ट ईच अदर। डजेंट मैटर कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। एंड कई दफ़ा ये बातें समझाई गई हैं आपके पोएम्स के ज़रिए बेटा, CBSE में या कोई भी, अगर आप कोई भी बोर्ड आप पढ़ाई कर रहे हो, हर आपकी स्कूलिंग में हर दफ़ा ये समझाया गया है। 9th में, इफ़ यू रिमेंबर, इन 9th क्लास आप लोगों ने एक पोएम पढ़ी है, नो मैन आर फॉरेन, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर। उसमें भी यही कहा गया है कि वी ऑल आर इक्वल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम सब एक गॉड के पार्ट हैं। और यहाँ पे शेड मतलब टू प्रोटेक्ट ईच अदर, डोंट हार्म ईच अदर। ओके, कुछ ना करो, बस चुपचाप साथ में खड़े रहो। लिटरली मतलब साथ में खड़े होने की बात मतलब कि एक दूसरे को हार्म ना करो, जहाँ पर हो, जैसे हो, साथ में रहो। और जिसको जैसी नीड की ज़रूरत है, जैसे कि कोविड-19 में हमने एक चीज़ नोटिस की बेटा, वो थी यूनिटी बिटवीन कंट्रीज़। किस तरीके से हम वेट कर रहे थे कि कोई भी कंट्री अगर वैक्सीन को खोजती है, बनाती है, सो हम एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर देंगे। डजेंट मैटर कि वो रशिया बना रही है, अमेरिका बना रही है, इंडिया बना रही है। ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में भी हमें एक यूनिटी देखने को मिली कि एक साथ वर्ल्ड जो है वो एक साथ फाइट कर रहा था एक डिजीज़ के साथ। सो एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को हर्ट ना करें। What I want should not be confused with total inactivity. The most important line of this poem जो कि माना जाता है वो ये है बेटा कि अक्सर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्या पोइट का कहने का तरीका ये था कि डेथ को वो एसोसिएट कर रहा था या इनएक्टिविटी को एसोसिएट कर रहा था। सो आप कहोगे नो, बिकॉज बेसिकली आपके पोएम में क्लियरली पैब्लो नेरुडा ने मेंशन किया है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। ऐसा नहीं कहा है कि ठहरने के लिए तो पड़ जाओ बेड पे, कुछ काम ना करो, कुछ भी ना करो, नहीं, उस इनएक्टिविटी की बात नहीं की है। आप काम करो, जैसे कि उन्होंने बोला है कि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ जो है जैसी है वो चलती रहेगी, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। आपको काम करना है, सब कुछ चीज़ें करनी है, बट एक न्यू परसेप्शन के साथ कि आप अपने आर्म्स को अगर मूव कर रहे हो
तो गलत सेंस में नहीं, वॉर करने के लिए नहीं आप मूव कर रहे हो। अगर आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हो तो किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं, एक डिफरेंस पैदा करने के लिए नहीं, इनइक्वालिटी शो करने के लिए नहीं। सो हर आपको पैरा में एक चीज़ मिलेगी, एक नया लेसन लर्न करने को मिलेगा। सो यहाँ पर पोइट ने ये नहीं कहा है कि आप एकदम बिल्कुल पड़ जाओ बेड पे और कुछ भी काम ना करो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। इस लाइन को अक्सर बहुत लोग गलत इंटरप्रिटेट करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ पर पोइट को फुल ऑफ ट्रक्स लेडन विद डेड बॉडीज़ नहीं चाहिए, बट बेसिकली इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है बेटा, आप कहीं पे भी देख रहे हो तो सब गलत मीनिंग्स बता रहे हैं, एंड दे आर नॉट एट फॉल्ट। कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ वाइल इंटरप्रिटेटिंग सम पोएम। यहाँ का मतलब है नो ट्रक बेटा एक फ्रेज की तरह यूज़ किया गया, जिसका मतलब होता है नो एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन। मतलब डेथ से मैं एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ, डेथ से मैं वो एसोसिएशन की हिंदी आई जस्ट फॉरगॉट। सो आपको जो भी पता होगा आप कर रहे ना, कि मतलब मिलाकर बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही डेथ से और ना ही इनएक्टिविटी से, बल्कि if we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ये लाइन मेरी फेवरेट लाइन है इस पोएम में से, एंड इसका मतलब ये है बेटा कि जिस तरीके से हम ऑल द टाइम एक मैड रश में गुजर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं, बिल्कुल ही एंजॉय करना भूल जाते हैं। हमें सोसाइटी जिस तरह से डिक्टेट कर रही है कि आपको बड़ा होना है, 12th करना है, देन आपको 12th पास होती ही आपको खुशी एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता है, तुरंत क्वेश्चन रेज कर दिया जाता है कि कौन से कॉलेज में जाना है। जैसे आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज पास आउट करते हो, आपको डिग्री एंजॉय करने की मूवमेंट नहीं मिलती है, कौन सी जॉब करनी है, जॉब फिर शादी, शादी फिर बच्चे, फिर तरह तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे पर, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि मरने से पहले हमें सब कुछ कर जाना है, उससे पहले हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेनी है। क्यों भाई? आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बेसिकली हर मूवी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक मूवी है रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण की, ये जवानी है दीवानी। उसमें रणबीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण घूमने जाते हैं जयपुर के साइड में, एंड सनसेट का टाइम है और बहुत लंबी सी लिस्ट बनाई होती है रणबीर कपूर ने कि भाई रात से पहले ये सारे जगह पर घूमना है। एंड जैसे ही सनसेट होता है और दीपिका पादुकोण बैठ जाती है उस पहाड़ पे, रणबीर कपूर कहता है कि अरे जल्दी उठो, हम कंप्लीट। वो उसका हाथ पकड़कर बैठाती है और उसे कहती है कि बहुत बहुत खूबसूरत लाइन वहाँ पे यूज़ होती है जो कि बहुत रिलेटेबल है इस पोएम में बेटा, कि ज़िंदगी में हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, कुछ ना कुछ छूटेगा ही, एंड छूटना लिखा है। सो क्यों ना हम जहाँ पर हैं उस वक्त को एंजॉय करें, बात का बाद में सोचेंगे ना। इतना सिंगल माइंडेडली एक ही ट्रैक पे अपना दिमाग को चलाना कि पढ़ना है, फिर जॉब हासिल करना है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, फिर घर बनाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, और हर बात पे हम अपने आप को डराते रहते हैं कि डेथ आने वाला है, मर ना जाए, मर ना जाए। जस्ट स्टॉप दैट पर्टिकुलर नोशन, जस्ट ब्रेक दैट पर्टिकुलर नोशन, जस्ट एंजॉय योर सेल्फ। फॉर वंस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, what you actually need, what you actually want in your life, from your life। बंद करो वो सिंगल माइंडेडली चलना जो सोसाइटी आपको पहले से ही प्री प्लान्ड करके दिया हुआ है। At some point of time we have to die and that's the ultimate reality of our life, but before that do whatever you want to do। I'm not talking about in a very negative sense, but सोसाइटी कौन होती है हमें बताने वाली कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जस्ट एंजॉय दैट पर्टिकुलर पीरियड, एंजॉय करने के बाद हम आगे का सोचेंगे। यहाँ पे पैब्लो नेरुदा कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड योर सेल्फ। मे भी कुछ वक्त तक अगर आप साइलेंट हो, इंट्रोस्पेक्ट करो, रेट्रोस्पेक्ट करो, तो आपको रियलाइज हो यू आर नॉट हैप्पी। हाँ, सोसाइटी के अकॉर्डिंग यू अचीव सम काइंड ऑफ ना एक स्टेबल जॉब आपको मिल चुका है एंड सब आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट जैसे ही आप इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करते हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू वॉन्ट इन योर लाइफ इज कंटेंटमेंट।
डजेंट मैटर कि हाउ मच यू आर अर्निंग, डजेंट मैटर. वॉट रियली मैटर्स कि एट द एंड ऑफ द डे वेन यू लाई ऑन द बेड, आपको इस बात का सुकून हो कि आई एम हैप्पी विद माई करंट सिचुएशन, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ. बट नो बडी बेटा, सभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई खुश नहीं है, कोई सुकून से नहीं है. आज हम 10,000 कमा रहे हैं तो उस 10,000 में खुश ना होके हम दिन रात ये सोचते हैं कि उस 10,000 को 20,000 में कैसे कन्वर्ट करेंगे. और जैसे ही 20,000 होता है हमें उसे 50,000 में कन्वर्ट करना होता है. सो यार पहले एंजॉय करो उस 20,000 के मिलने की खुशी को, बात का बाद में देखेंगे. एंड पैब्लो नेरुदा यही कहते हैं कि जस्ट लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स ऑल्सो. Before showing humanity to others, show some humanity towards yourself. बहुत ब्यूटिफुली उन्होंने एक्सप्रेस किया है. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. And even I believe बेटा, basically मुझे लगता है कि आप नेचर की कोई भी चीज़ को आप देखोगे, आप आसमान को, सूरज को, चांद को, आपको कोई ना कोई एक बड़ा लेसन नेचर सिखाता ही है. जैसे कि पैब्लो नेरुदा ने कहा कि अगर आपको देखना ही है ये एग्जाम्पल को कैसे इंट्रोस्पेक्शन इफेक्ट डालता है, तो आप नेचर को देखो. स्टिलनेस जो होती है, साइलेंस जो होता है, वो कभी इनएक्टिविटी को नहीं शो करता, डेथ को नहीं शो करता. जैसे कि नेचर जो है, जब विंटर आता है सब कुछ फ्रीज हो जाता है, ऐसा लगता है कि डेथ लाइक सिचुएशन है. बट एक न्यूनेस लेकर आता है स्प्रिंग. नेचर कभी डाई नहीं होता, कभी मरता नहीं है. एक सीड का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, ऊपर से आपको देखने को लगता है कि बड़ा चुपचाप सा है वो यार, लेकिन उसके अंदर एक लाइफ प्रोसेस कर रही है. एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे उस चीज़ को. वैसे ही थोड़ा बहुत शांति, थोड़ा बहुत सुकून, कुछ पल का ठहराव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में. जस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट योर लाइफ कि जो आप कर रहे हो आप एक्चुअली में वो करना चाहते हो. सोसाइटी के परसेप्शन से ना सोचो, अपने परसेप्शन से सोचो. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड जैसे कि पैब्लो नेरुदा कहते हैं कि ठीक है, अब मेरा काम हो गया, मैंने मैसेज दे दिया, अब मैं 12 तक काउंट करता हूँ एंड सब ठहर जाए, सब रुक जाए एंड इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दे. एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. नाउ आई जस्ट गेव माई मैसेज, अब मैं जाता हूँ एंड जो चीज़ मैंने बताई है जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ. आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. आपको पता है इस पोएम को मैं घंटों पढ़ा सकती हूँ अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के साथ. बट आई नो कि आप क्लास 12th में हो एंड व्हाट रियली मैटर्स राइट नाउ कि आपको बस अच्छे से पोएम समझ में आ जाए कि आप आंसर्स लिख सको अपने एग्जामिनेशन में. बट आई रियली वांट कि जब ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कुछ साल बीत जाएँ सो आप इस पोएम को दोबारा पढ़ना. एंड एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है टू अंडरस्टैंड लिटरेचर. और देखना आप जिस तरह से जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे एंड पहले की पोएम्स पढ़ोगे, उतना आप उसकी डीप मीनिंग को और डेप्थनेस को समझ पाओगे. सो दैट्स इट. एंड दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स बेटा, कोई राइम स्कीम नहीं है. सो राइम स्कीम नहीं करते हैं. और देखते हैं कि कौन कौन से पोएट्री डिवाइसेस का यूज़ हुआ है. एंटीथेसिस का यूज़ हुआ है बेटा. एंटीथेसिस का यूज़ कैसे हुआ है बता दूं मैं कि ANTITHESIS दैट इज़ कॉल्ड एंटीथेसिस. सबसे पहले पोएट ने कहा है कि 12 तक काउंट करो एंड देन उसी लाइन में उन्होंने कहा है कि चुप हो जाओ. सो दो आइडियाज़ को एक लाइन में प्रेजेंट करना, कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को, दैट इज़ कॉल्ड एंटीथेसिस. यहाँ पे पोएट ने एंटीथेसिस का यूज़ किया है. उसके बाद है बेटा एनाफोरा. एनाफोरा क्या होता है आपको स्पेलिंग लिख के बता दूं मैं. ओके, एनाफोरा ANAPHORA, साथ में लिखना है, ठीक है. एनाफोरा जैसे कि कोई लाइन है, एक किसी वर्ड पर्टिकुलर वर्ड से शुरू है एंड जस्ट उसकी नेक्स्ट जो लाइन है वो उसी वर्ड से शुरू है, वहाँ पर कहते हैं एनाफोरा. लेट्स नॉट एंड लेट्स स्टॉप, ठीक है. यहाँ पर हुआ एनाफोरा. और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेपिटेशन का भी यूज़ हुआ है, ठीक है. जब एक वर्ड दोबारा यूज़ हो या मोर देन 1 टाइम, मोर देन 2 टाइम्स यूज़ हो तो वहाँ पे रेपिटेशन का यूज़ होता है.
ओके। एंड एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है बेटा, जैसे कि अब जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वहाँ बता देती हूँ, बाकी आप खुद चेक कर लेना। सडन स्ट्रेंजनेस, स कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, वी वुड, व रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड में, हिज हर्ट हैंड्स, ह रिपीट हो रहा है, ये है एलिट्रेशन। वी विल, ठीक है, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है वी, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। एक और चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगी मैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। एंड कहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है? पूरे पोएम में सिंबल्स का यूज़ हुआ है। जहाँ जहाँ सिंबल्स का यूज़ हुआ है आप वहाँ वहाँ आपको लगेगा कि हाँ भाई इसके अलावा भी दूसरी मीनिंग है, दैट मीन्स कि वो सिंबल की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे कि फिशरमैन, जैसे कि वेल्स, वो एक सिंबल की तरह यूज़ हुआ है। नेचर को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है बेटा, नेचर को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच, ठीक है। सो टीचिंग वाली क्वालिटी किसकी होती है? ह्यूमन की होती है। एंड किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या नेचर को या एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देना, अपनी जो फीलिंग्स, जो थॉट्स हम फील करते हैं वो दे देना, वहाँ पर होता है पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे पैब्लो नेरूडा ने नेचर को पर्सोनिफाई किया है। ओके, और तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई और तो बचा नहीं है। ओके, बाकी अगर आपको कुछ मिलता है पोएट्री डिवाइसेस तो प्लीज़ कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन। मे बी मैंने कुछ मिस कर दिया होगा, बट अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, लेट मी सी। इंजैबमेंट का बहुत यूज़ हुआ है बेटा। इंजैबमेंट, जैसे मैंने बताया है कि अगर कोई लाइन है जो पंक्चुएशन मार्क ना लग के दूसरी लाइन को कंटिन्यू हुई है तो वहाँ पे इंजैबमेंट का यूज़ हुआ है। जैसे कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, ठीक है, ये पूरा। एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको यहाँ तक इंजैबमेंट के। सो बहुत सारे इंजैबमेंट की स्पेलिंग ENJAMBENT, ठीक है, इंजैबमेंट। पॉज करके आप लोग स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ओके, और तो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। इमेजरी का यूज़ बता सकते हैं बेटा। जब भी अगर कोई पोएम में कोई ऐसी लाइन आती है जो आपके माइंड में तुरंत इमेज क्रिएट करती है तो वहाँ पे पोइट ने इमेजरी का यूज़ किया है। मैंने जब पोएम पढ़ना शुरू किया तो जैसे ही फिशरमैन एंड कोल्ड सी का जो आया था एग्जाम्पल, सो मैंने लिटरली मतलब विदाउट टेकिंग अ सेकेंड मेरे दिमाग में वो इमेज क्रिएट हो गई थी। सो अगर इमेज क्रिएट हो रही है, जहाँ जहाँ इमेज क्रिएट हो रही है वहाँ वहाँ आप पॉइंट कर सकते हो कि यहाँ पे इमेजरी का यूज़ हुआ है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो बेटा, एज ऑलवेज जो मैं कहती हूँ आपसे कि हर पोएम एंड हर स्टोरी कुछ ना कुछ सिखाती है। तो वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। जस्ट डोंट फाइट विद ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, रिस्पेक्ट एवरी कंट्री, क्योंकि सबके लिए उनका रिलीजन इंपॉर्टेंट होता है, सबके लिए उनके कंट्री इंपॉर्टेंट होती है। एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ एजुकेशन इज एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्ट करना सीख जाओ कि अगर आप किसी चीज़ को इम्पॉर्टेंट मानते हो, दूसरा किसी और चीज़ को इम्पॉर्टेंट मानता है, सो अलग अलग सबके परसेप्शंस हो सकते हैं, अलग अलग सबके व्यूज़ हो सकते हैं। मे बी आप उस चीज़ को फॉलो ना करो, बट रिस्पेक्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, एंड जस्ट स्प्रेड लव, पीस एंड ह्यूमैनिटी, because we all are equal, we all are same, because we all are human being and we all are the part of a supreme one, the supreme one, ठीक है। सो जस्ट पुट दैट पर्टिकुलर क्लीन क्लोथ्स ऑन यू, चेंज योर perception, change your views, adopt something different which will represent peace, love and humanity. So that's it for today. Just take care of yourself and don't worry about your syllabus. मैं 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन तक पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जितने भी चैप्टर्स आपके बुक्स के सब अपलोड कर दूँ। एंड जैसे कि लास्ट में कहती हूँ कि जस्ट ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।